अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ मैं हूं जवेरिया अली। आज बहुत सी अहम खबरों का दिन रहा। कुछ खबरें हुकूमत के लिए अच्छी रही तो कुछ खबरें ऑपोजिशन के लिए अच्छी रही। जो खबर ऑपोजिशन के लिए अच्छी रही वो ये है कि डस्का के होने वाले इंतखाबात जो हो चुके हैं इंतखाबात, उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूरे NA-75 को कलअदम करार दे दिया गया है और रीपोलिंग का हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। हुकूमत का कहना यह था कि सिर्फ उन्हीं 20 हलकों में दोबारा से पोलिंग करवाई जाए जहां पर धांधली का शुबा है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि साजगार माहौल नहीं फराहम किया गया था उम्मीदवारों को पोलिंग वाले दिन। तो अब दोबारा 18 मार्च को दोबारा से इलेक्शन होंगे। अब मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनन ये एक अच्छी खबर है क्योंकि उनका मुतालबा भी यही था जिसको तकवीत दी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। दूसरी अच्छी खबर जो हुकूमत के लिए रही वो ये है कि सैफुल्लाह अब्रो के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, उनको अहल करार दे दिया गया है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। एक और अहम डेवलपमेंट जो आज हुई है वो है पाक फौज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का भारतीय हम मनसब से हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। एक शेड्यूल राब्ता था जो कि होता रहता है, 87 से जारी है, लेकिन 2003 में भी हमने देखा कि इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग दोबारा से हुई थी, लेकिन 2014 के बाद कशीदा सूरत हाल रही है और इस कशीदगी में इजाफा हुआ है 2019 में जब बालाकोट जब पुलवामा में हमला हुआ था और जिसमें 40 भारतीय फौजी जो थे वो मारे गए थे, जिसका इल्जाम भारत ने पाकिस्तान पर लगा दिया था। और जवाबी कार्रवाई करते हुए, इंतकामी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के शुमाली इलाके में उन्होंने बालाकोट पर हमला किया था और पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाने का उनकी जानिब से दावा किया गया था। अगले ही दिन भारत की जो इंडियन फिजाइया है उन्होंने पाकिस्तानी फिजाइया की खिलाफवर्जी की और उनके तैयारे जो थे पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए, जिनको पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी फिजाइया ने मार गिराया। MiG-21 को मार गिराया और उनके विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें 2 दिन के बाद जज्बा खैर सगाली के तौर पर रिहा भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि काफी कशीदा सूरत हाल रही और जब 5 अगस्त को कश्मीर की जो खुद इरादियत है उसके ऊपर जो है उन्होंने बिल्कुल रोक लगा दी थी। उसके बाद से काफी सारे जो थे चीजें, काफी डेवलपमेंट्स जो थी वो रुक गई थी और कशीदा सूरत हाल बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई थी। अब हॉटलाइन पे दोनों का राब्ता हो चुका है, पाकिस्तान की जानिब से भी भारत की जानिब से भी खुशगवार माहौल में बातचीत की गई है और यही कहा गया है, इस अज़्म का इजहार किया गया है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी और इसके ऊपर अमल किया जाएगा। ये अमल किया जाना किस हद तक काबिल कबूल होगा दोनों ममालिक के लिए, क्या सिचुएशन होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है इन तमाम ही मौजूआत पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नज़ीर साहब, उनके साथ ही होंगे तजियाकार PJ मीर साहब और साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान साहब। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं तजियाकार PJ मीर साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब हमें वक्त देने के लिए। आज हॉटलाइन पे राब्ता हुआ है दोनों DGMOs के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के। गो के ये जो राब्ता है ये कोई आलमी मुआहदा नहीं है। आलमी मुआहदे तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बहुत सारे हुए हैं लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं हो पाता है। अब ये बाहमी इत्तफाक है, ये बाहमी इत्तफाक के ऊपर आईनी राय क्या है, माहिरीन क्या कह रहे हैं, क्या इसके ऊपर अमल हो सकेगा? देखिए, ये जो आप जब हम कहते हैं कि ये DGMOs दोनों साइड के ये मीटिंग्स करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड मीटिंग होती है और बॉर्डर सिचुएशन को डिस्कस किया जाता है। इंडिया की अपनी रिजर्वेशन, पाकिस्तान की अपनी रिजर्वेशन, तो इसको जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको रिजॉल्व करें। अगर आज इंडिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है तो इसको आपने क्वेश्चन मार्क के साथ देखना है। हालांकि अच्छी चीज़ है, हम तो 47 से 48 से ये कह रहे हैं भाई कश्मीर का मसला रिजॉल्व करो, हम तो एग्रेसर नहीं हैं, हम तो डिफेंडर्स हैं। तो आपने आज जो ये अपना हाथ आगे किया है, ये क्यों किया है? इसको मैं स्केप्टिकली अगर एनालाइज करता हूँ, कश्मीर में इन्होंने खोल दिया सब कुछ, ये इंटरनेट भी खुल गया, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी हट गई। सो इफ़ दे वांट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन दैट एरिया, तो उन्होंने फिर एक साइड को तो बिल्कुल पीसफुल रखना है उन्होंने। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, जब वो करेंगे तो बॉर्डर के ऊपर दे कांट अफोर्ड अनदर स्कर्मिश या स्कर्मिशेस या वायलेशंस। सो उस लिहाज से मैं समझता हूँ इन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा है, पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान हैज़ नेवर बीन एन एग्रेसर कि जाके लाइन ऑफ कंट्रोल में जाके उनको फायर करें। आप फायर करोगे तो हम जवाब देंगे आपको। सो इसको हम इस नज़रिए से देखते हैं। इनको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपने पूरा साल बैठे आराम से कब पीस होगी, ये होगी, वो आर्टिकल 35, 370 उठा के लेके आ गए, बिकॉज दे आर ऑलवेज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर। सो बेसिकली
हम इसको वेलकम भी करते हैं, जिस तरह के हमारे DG ISPR ने कहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी स्टिल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, अवेयर कि दिस कंट्री और दिस जुंटा, मैं कंट्री का नहीं कहूँगा क्योंकि कंट्री में इंडिया में बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये जो जुंटा आई हुई है, दिस बैंड ऑफ क्रिमिनल्स जिन्होंने इंडिया को हॉस्टेज रखा हुआ है, जिन्होंने इंडिया को हॉस्टेज कहाँ रखा हुआ है? नागा, मीज़ो, कश्मीरी, खालिस्तान, असम, त्रिपुरा, ये सारे इन्होंने हॉस्टेज रखे हुए वहाँ, और पर्टिकुलरली सिख कम्युनिटी का, जिसका सिखों का नाम ही नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो बेसिकली इनको ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। इनकी एट्रॉसिटीज़ आपको पता है, ये यहाँ कह रहे हैं हम जी पीस मांगते हैं, तो ये जो आपने कश्मीरियों के साथ दिखाया था ये पीस है? ये मैस ग्रेव्स जो डिस्कवर हुई, ये जो पैलेट्स आपने मारे, ये जो आपने गुंडागर्दी की है इनके साथ, ये तो चले अब की है, तो ये जो वज़ीर आज़म 2006 के अंदर जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, इन्होंने क्या मुसलमानों के साथ नहीं किया? सो दिस वी आर basically not talking about an Indian orientated government but a हिंदुत्वा। ये एक हिंदुत्वा की इन डॉक्ट्रिन से आ रहे हैं कि जिसके हम we have no issue what they want to do but all we want is कि देखो अगर तुम पीस चाहते हो हम भी पीस चाहते हैं। बिल्कुल, अगर तुम पीस चाहते हो तो हम भी पीस चाहते हैं, और DG ISPR ने भी जैसे कहा है कि जहां जवाब देने की जरूरत होती है हम वहां जवाब भी देते हैं। इसी डिबेट को आगे कंटिन्यू करते हुए हम रुक कर लेते हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब का, जो कि साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर है। सरदार साहब, इंडिया की जानिब से हम देखते रहते हैं कि सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है। अभी एक शेड्यूल मीटिंग हुई है, हॉटलाइन पर रब्ता किया गया है। क्या कश्मीर को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर इन हॉटलाइन रब्तों की कोई अहमियत है? सरदार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? गालिबन उनको हमारी आवाज़ नहीं आ रही। साद नज़ीर साहब का रुक कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि अगर कश्मीर को हक़ खुद इरादियत जब तक नहीं दिया जाता, जब तक कश्मीर को एक आज़ाद तरीके से आप इंतखाबात का हक़ नहीं देते, तब तक क्या इन सीज़फायर मुआहदों की या इन हॉटलाइन राब्तों की या दोनों ममालिक की जानिब से पीस की जो कोशिशें की जाती हैं उनका कोई फ़ायदा हो सकता है? अमली हैसियत क्या होगी फिर उनकी? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इंडिया का स्टेटेड पॉलिसी है या उनका जो अभी तक किरदार रहा है, तो आपने देखा होगा कि कश्मीर का मसला तकरीबन 73-74 साल हो गए और उस पर जो यूएन करारदादें हैं उसको उन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और न उसकी तरफ उनका कोई रुझान है और न कोई इंडिकेशन है, बल्कि उन्होंने उल्टा जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया था और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज था, वहाँ पर उन्होंने 370 को अपने आइन को जो वहाँ पर कुछ हुकूक थे उनको भी ख़त्म कर दिया, और तीसरी बात ये कि 35A को भी कर लिया। तो और तीसरी बात ये है कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी जो स्पेशली मोदी गवर्नमेंट जो स्टेटेड पॉलिसी है वो बड़ी ओपन है, जिसमें उनका जितने भी फौजी जर्नैल है वो भी वही ज़बान बोलते हैं, मोदी भी बोलता है, और उनके जितने मिनिस्टर्स हैं जो हिंदुत्व का रंग है सब पर चढ़ा हुआ है, बल्कि उनकी मीडिया भी वो तो ये कह रहे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान को इकनॉमिकली डिग्रेड करना है, और पाकिस्तान को इंटरनल स्ट्राइक में बलूचिस्तान में और इसके अलावा इंटरनल रिफ्ट उनमें पैदा करना है, और इनको दो महाज़ों पर, एक मशरक़ी महाज़ और दूसरा मगरबी महाज़ पर इनको एंगेज करना है, टू फ्रंट सिनारियों में इनको एक इंटेंगलमेंट में रखना है। और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे गवर्नमेंट की जो स्टेटेड पॉलिसी थी, स्पेशली जो फॉरेन मिनिस्टर और PM जो बार बार कहते थे कि न कम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगा, न कंप्रेसिव डायलॉग होगा, न ट्रैक्टिव होगा, जब तक कि 370 और 35A को वो दोबारा उस हालत में बहाल नहीं करते और लॉकडाउन को नहीं उठाते और कश्मीरियों को जो उनकी एक्टिविटी है, इन कम्युनिकेटो है, उनसे वो नहीं निकलते। लेकिन ये जो अभी जो हॉटलाइन पर DGMOs के दरमियान जो राबिता हुआ है, अब मैं उसको दो लिहाज से, एक पेशरफ्त तो है, एक ब्रेक थ्रू है, लेकिन आया इस ब्रेक थ्रू के पीछे कोई इस किस्म के पहले से कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ तराइक से, कि जिसमें आप समझ लें कि जिस तरह चाइना ने डिसंगेज किया जो उनकी लद्दाख में। दूसरी बात ये है कि जो
यहाँ पर ये सीज फायर जो अभी हो गए LFC के साथ, इसमें तो अच्छी बात ये है कि दोनों तरफ पर कश्मीरी निशाना बन रहे थे सिविलियंस। 300 से ज़्यादा कैजुअल्टीज DGSPR ने बताया है। इसके अलावा कोई 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा वो एक किस्म परपिचुअल उसमें फियर में रहते थे, हर वक्त एस्कालेशन होती थी। फिर इंडियन फोर्सेस उनको एज ए डाल भी इस्तेमाल करते थे, ह्यूमन शील्ड के तौर पर वहाँ पर अपने आर्टिलरी और उनके मॉर्टर के पोजीशन लगा देते थे सिविल आबादी में। लेकिन तीसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है इससे एक जो हम कहते हैं फौजी लिहाज से कि उन पर जो एक रिवर्स फ्रंट का सिनारियो होता, या उनके ये जो फौजें जो कश्मीर में डिप्लॉयड है, ये अगर इधर से फारिग हो जाते हैं, जो उनका गुलबान वैली है उधर से भी फारिग हो गए, इधर से भी फारिग हो जाते हैं, तो क्या कश्मीरियों पर अपना लॉकडाउन वो मजीद सख्त कराएंगे, मजीद एट्रॉसिटीज़ और ह्यूमन राइट वायलेशन करेंगे, या इसके अलावा कुछ गारंटीज या कुछ रिप्रोचमेंट हुई है? क्योंकि इंडिया तो हमने देखा है, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट, कि वो एक एग्रेसिव पॉलिसी, एक प्रोटेक्टिव पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ उन्होंने अपनाई हुई है। क्या उस पॉलिसी से वो पीछे कोई डायलॉग की तरफ, कोई पीस की तरफ, या जिस तरह आपने बताया कि इन करारदादों की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं है? ये मेरे ख्याल में कि हम अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो न वो कम्प्रिहेंसिव डायलॉग को आगे बढ़ने देते हैं, बल्कि कभी उसमें टेररिज्म का मसला ले आते हैं, कभी उसमें इन्फिल्ट्रेशन का मसला ले आते हैं, नहीं है। और हम कभी यही देखते हैं कि जिस किस्म की जी। एग्रेशन का मुजाहरा भारत की जानिब से किया जाता है गाहे बगाहे, वक्तन फवक्तन, उसके हिसाब से हमें उनके इस डायलॉग को, उस हॉटलाइन पे राब्ते को क्वेश्चन मार्क की नजर से ही देखना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी अब हम बात कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डस्का के इलेक्शन के हवाले से, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कलअदम करार दे दिए गए, पूरे हल्के में रीपोलिंग का हुक्म दिया गया है। मुस्लिम लीग नून का भी यही मुतालबा था। मीर साहब से जानना चाहूंगी कि मीर साहब, मुस्लिम लीग नून इस वक्त कितनी मजबूत दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने ये देखा कि पहले भी जब ये इलेक्शन हुए थे तो मरियम नवाज ने बहुत सख्ती से मुतालबा किया था कि पूरे जो हल्का है NH-75 उसमें मुकम्मल तौर पे इलेक्शन दोबारा किए जाए, जबकि हुकूमत का ये कहना था कि सिर्फ उन्हीं 20 हल्कों में करवाए जाए जहां पर पोलिंग में धांधली का शुबा हुआ है। देखें, जब आप कहते हैं कि कौन मजबूत है या कौन तकड़ा है, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलता है, क्योंकि दोनों साइड्स हमेशा कहती हैं कि हम तकड़े हैं। सो ये तो रिजल्ट के बाद पता चलता है। लेकिन जो भी रिजल्ट आपके पास आता है, आप कभी भी उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि आपका जो गवर्नमेंट होती है, या आप कह लो अपोजिशन, ये पहले गवर्नमेंट थी, ये दूसरे ये जो आज बैठे हैं PTI, ये अपोजिशन थी। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट मैं समझता हूँ कि हमेशा इनकम्बेंट रहा है, और इसी वजह से हम कहीं किसी को ट्रस्ट नहीं करते। अब नेचुरली इलेक्शन कमीशन इज़ इन चार्ज ऑफ द इलेक्शंस। मैंने कई प्रोग्राम्स में भी कहा है कि देखें, ये एक अननेसेसरी डिबेट आ गई। क्यों आई अननेसेसरी डिबेट? बिकॉज इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि अपने प्री इलेक्शन SOPs तय करे, क्योंकि जिसके अंदर आज जो डिबेट आ गया, अपोजिशन कहती है हाँ जी ये चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं किया, IG ने ये नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी ने फ़ोन ही इन्होंने उठाया, वो कहते जी हम कर रहे थे, किसी ने उठाया नहीं, या बाद में उठाया। भाई ये चीज़ें आप पहले डिसाइड करते कि हॉटलाइंस आपने लगानी है, जो सेंसिटिव आप कह लो कि ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं उनके पास, कि अगर इन दी सर्कमस्टांसेस के भाई अगर कोई सिचुएशन ख़राब होती है तो ये हॉटलाइन हम करेंगे और इसके ऊपर आप इमीडिएट एक्शन लें। सो ये नहीं हुआ। अब इस पर एक डिबेट पड़ गई, डिबेट पड़ गई, फिर धांधली का एक शोर हो गया, तो धुंध का शोर हो गया कि धुंध के अंदर भाई ये क्यों नहीं चल सके। सो इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आई थिंक इन्होंने एक अच्छा एक स्टेप लिया है। उन्होंने कहा कि अगर तुमने दोबारा कराने तुम दोबारा करा लो। सो बेसिकली ये इलेक्शंस मैं समझता हूँ कि सारे दोबारा करा लो। लेट्स बी फेयर, लेट्स नॉट हैव अ डिबेट, क्योंकि हमने इस रास्ते के ऊपर पर्टिकुलरली द इलेक्शनियरिंग एस्पेक्ट हमने इसको ठीक करना है। बिकॉज 1970 के इलेक्शन के बाद हर इलेक्शन टेंटेड पेंटेड एंड टोटली रेंटेड उसके बाद आफ्टर दैट। सो इसके ऊपर हमें सीरियसली काम करना है यार। खुदा के लिए 70-75 साल होने वाले हैं यार, अभी तो ठहर जाओ। हर एक को शौक है गवर्नमेंट में आने का, लेकिन गवर्नमेंट में आके तुम करते क्या हो ये मुझे बताओ ना। ये पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया है? आज की गवर्नमेंट
क्या कर रही है, इसका इसका तो हिसाब लेंगे जब ये इनका टेन्योर पूरा होगा। द क्वेश्चन इज कि सबको शौक है गवर्नमेंट में आने का, सबको शौक है पार्लियामेंट में आने का, सबको शौक है सेनेट में आने का, बट व्हाट डू यू गिव इन रिटर्न? मैं डायरेक्ट लोगों के साथ इन टच हूं, दे डोंट इवन कम टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दे डोंट इवन टॉक टू द पीपल। लोग जाते हैं दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, ये उनसे बात तक नहीं करते हैं। तो आप फिर किस किस्म के इलेक्ट्रेट आप मांग रहे हैं, मुझे बताएं ना। आप किस किस्म की, आप गोलियां चला रहे हैं, जो मर्जी चलाए गोलियां, तो आप गोलियां चला के इलेक्शन जीतेंगे भाई, क्यों? Is this the way to represent people? This is not the way to represent people. This is not democracy. This is गुंडागर्दी, and we have to stop and put an end to it once and all. अब आपके पास एक democratically elected हुकूमत आई है, भाई work on the right path, move forward, don't go back. लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली, मैं ये कहूँगा, we are not, हम स्टेलमेट के अंदर हैं और इस स्टेलमेट से हमें बाहर निकलना है। बिल्कुल, हमें सारे चक्कर से बाहर निकलना चाहिए जहां पर इलेक्शन पे इल्जाम लग जाएं कि धांधली हुई है, गुंडागर्दी हुई है, क्योंकि बहरहाल ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसी पॉइंट पे हम मजीद भी बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डस्का इलेक्शन के हवाले से और सियासी कशमकश के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नज़ीर साहब, और उनके साथ ही मौजूद है तजियाकार पीजे मीर साहब। अभी हमें ज्वाइन किया है तजियाकार खुशनूद अली खान साहब ने। उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त सियासी कशमकश कौन सा मोड़ इख्तियार करने वाली है। खुशनूद साहब, अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो सीज़फायर मुआहदे पर अमल करने के अज़्म का इजहार किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें जो अपोजिशन है और हुकूमत है, उनके दरमियान कोई सीज़फायर होता दिखाई नहीं दे रहा। दिखता यही है कि दोनों ही अपने अपने मफाद के लिए खेल रहे हैं। देखिए, ये आपका तबसरा है और तजिया है और आपको इसका हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। अच्छा, मसलन जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये कि अपोजिशन ने, जिसकी चार्जशीट थी कुछ इदारों के खिलाफ, उन्होंने कल से बाहर निकलकर ये कहना शुरू कर दिया है कि अब किसी की मदाखलत नहीं, बल्कि एक मेंबर असेंबली ने एक प्रोग्राम में कसम उठा कर कहा कि अब मदाखलत नहीं है। लिहाजा अब अपोजिशन और गवर्नमेंट को अपनी अपनी ताकत और अपने अपना, आप समझ लें, जो ज़र्फ है उसके मुताबिक एक्ट करना है, और अब लोग फैसला कर सकेंगे कि क्या हुआ है। उसमें से जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है वो निकल गया है। लिहाजा अब आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है उसका पहले सोचा भी जा सकता था। अब तो उन्होंने 20 जो पोलिंग स्टेशन है उनके रिजल्ट्स के बजाय पूरे हल्के को इधर उधर कर दिया है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इदारों ने अपने इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिया और उन्हें कोई नहीं रोक रहा। वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, और अब दोनों जमातें जो हैं वो अपनी ताकत के मुताबिक या अवाम में अपनी जड़ों के मुताबिक वो इसको एक्ट करेंगे। और मुझे यकीन है कि अब जमहूरियत का असल हुस्न सामने आएगा, जो हुकूमत के खात्मे की तरफ भी जा सकता है। यानी जमहूरियत का जो हुस्न है वो मतलब जमहूरियत का हुस्न इस तरह नजर आएगा कि आप देखेंगे कि अच्छा ये तो सब कुछ तहलील हो रहा है, तो तहलील होते हुए उधर जाएगा। लिहाजा मेरा जरा ख्याल आपसे भी बड़ा मुख्तलिफ है, और मैं समझता हूँ बाकी लोग भी जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं उनका ख्याल भी जरा और होगा।
ठीक है। मीर साहब, खुशनूद अली खान साहब कह रहे हैं कि जमहूरियत का असल हुस्न अब सामने आएगा, और शिबली फराज साहब ने भी वैसे तो आज अगर देखा जाए तो इसको खुशाइंद करार दिया है। वो कह रहे हैं कि इदारे जो है आज़ादाना तौर पर फैसले कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को वेलकम किया है। आप कैसे देखते हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को? मीर साहब, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? होल्ड हुआ। ये जो डस्का का इलेक्शन था, इसके अलावा बाकी भी 22 जो इलेक्शन जो हुए, उसमें तो साफ नज़र आ रहा था कि धुंध है, और उस धुंध को ज़ाहिर है कि शफाफियत देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए ये एक बड़ा टेस्टिंग टाइम होता है कि वो बिल्कुल शफाफ इंतखाबात करा दे और आज़ादाना करा दे, और किसी भी प्रेशर से, किसी भी तरीके से मीर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। हम लोग अभी रुक कर लेते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नज़ीर साहब का। सर, जनाब यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इसमें सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अभी एक बार फिर से सदारती ऑर्डिनेंस पर भी हम बात करेंगे, जो आज समाअत हुई है, फैसला महफूज कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इन्हीं तमाम मामलों पे एक बार फिर से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तज्जियाकार खुशनूद अली खान साहब के साथ, जो सदारती रेफरेंस के हवाले से बात कर रहे थे। सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखिए, सदारती रेफरेंस जो भेजा गया ना, उसमें जो भी बहस होती रही, बिल आखिर फैसला आईन और कानून के हक में हुआ। हक में इस तरह कि सुप्रीम कोर्ट ने सब सुना, मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, लेकिन एक ही आवाज थी पूरे मुल्क में, कानून दानों की भी और सियासतदानों की भी, कि होना ये चाहिए जो कानून और आईन कहता है, और कानून और आईन खुफिया बैलेट की बात करता है। लिहाजा आईन और कानून की जीत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो यानी हियरिंग थी, जी, जो रिमार्क्स दिए एक तरह से कह दिया है कि भाई ये तो आईन और कानून ये कहता है कि खुफिया बैलेट हो, लिहाजा वो मामला खत्म हो गया। अब दूसरी तरफ फौरन साथ ये शुरू हो गया ज़िमनी इलेक्शन वाला, और उसमें भी अब हुकूमत नहीं जीती है, उसमें अपोजिशन जो है, वो जो उनका मौक़िफ़ था, इलेक्शन कमीशन ने उसे दुरुस्त तस्लीम किया, और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पार के तौर पर सामने आ रही है। मसलन मरियम कहती हैं कि हमने पीटीआई के घर में जाके उनको मारा है। अच्छा, फिर दूसरे हल्के भी मारा है, और तीसरे हल्के में उन्होंने इस तरह मार दिया कि वो हल्का ही बुनियादी तौर पर उनका है, वहां वोटर्स को नहीं निकलने दिया जा रहा था, और फिर उसके नतीजे में 2 लोग जो है वो शहीद हो गए, 6 जख्मी हो गए। और मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ उसमें ये तो बहुत ही बुरा हिस्सा है कि लोग जो है वो जान से गए, मगर बिल आखिर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया, और इलेक्शन कमीशन ने उसके मुताबिक फैसला किया। तो इस वक्त मुल्क में दरअसल कई सिमत से डेवलपमेंट हो रही है, और ये भी जिस डेवलपमेंट का मैं जिक्र कर रहा था, वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट है वो अलग थलग है अब इससे। अब सियासतदान आपस में लड़े। मसलन कल जिक्र किया मरियम नवाज ने कि जी एक एजेंसी, लेकिन उस एजेंसी से मुराद वो एजेंसी नहीं थी जो उससे पहले होती थी, कल कोई मुख्तलिफ एजेंसी थी, और उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। मगर ये भी साबित हुआ कि हुकूमत ने
पूरी ताकत लगा ली, पूरा जोर लगा लिया, मगर लोगों ने इलेक्शन जो है उनकी ताकत वाला नहीं माना है। उन्होंने अपनी जिद कायम की है अवाम ने, और यही जमहूरियत है। यही जमहूरियत है। और आपके हिसाब से जमहूरियत का हुस्न जो है वो बरकरार रहना चाहिए। और वैसे ये खुशाइन बात भी है कि जो इदारे हैं अब वो आज़ादाना काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से इस बात को बड़ी तक़वियत मिल रही है कि इदारे अब आज़ाद हैसियत में काम कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब से भी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देखते हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को? सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला महफूज कर लिया है? ये जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है, ये मेरे ख्याल में कि वाज़ेह भी था, और जो कुछ हुआ था और जिसको इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया था कि आरओ गायब हो चुके थे, कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। और मैं ये जो देखता हूँ कि देख लो, इलेक्शंस तो बहुत ज़्यादा हो गए, सूबाई भी हो गए, कौमी भी होते हैं, इसके अलावा सेनेट के भी होते हैं और लोकल बॉडीज़ के भी। लेकिन असल बात यह है कि अभी तक हमारा इलेक्शन कमीशन इतना फ़ाल क्यों नहीं हुआ है, या उनके जो रिगिंग के जो तरीक़ेकार होते हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के या मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स के, उसको शार्ट लिस्ट करके उसके ख़िलाफ़ इन्होंने जो फुल प्रूफ इक़दाम करने होते हैं वो क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि बात ये है कि जब सारे रिसोर्सेज इनके डिस्पोजल पर होते हैं और रोज़ रोज़ इलेक्शन नहीं होते, ये बहुत कम मतलब है कि टाइम आता है जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, तो जाहिर है कि इसके लिए तो भरपूर तैयारी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात यह कि जहाँ पर भी थोड़ा सा शक हो या जहाँ पर भी इस किस्म के हुलिगनिज़म आ जाए या वोटों को ख़रीदा जाए या इसके अलावा दोंस दांसली के ज़रिए वोट लिए जाएं या बक्से गायब किया जाएं या तेले गायब किया जाएं, ये तो एक शर्मिंदगी वाली बात है। और तीसरी बात यह है कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी तो कहते हैं कि अपरेंटली कि शफाफ इंतखाबात हो, आज़ादाना इंतखाबात हो, आईन भी ये कहता है, लेकिन क्या उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन स्पेशली जो आर्मी को या आर्म फोर्सेस को इंगेज करते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है कि जिसको पुलिस कंट्रोल न कर सके, जिसको पैरामिलिट्री फोर्सेस कंट्रोल न कर सके, जिनके बाकी इदारे हैं वो कंट्रोल नहीं कर सके। तो जाहिर है कि ये तो आर्म फोर्सेस के लिए एक माइंड फील्ड होता है, उसमें जो जीतता है वो तो कह रहे हैं नहीं ठीक किरदार अदा किया, जो हार जाता है तो वो कहता है नहीं उनका साइड ले लिया। तो मेरे ख्याल में कि इनको इससे बाहर रखना चाहिए और न इस टूल को पॉलिटिकल हुकूमत को चाहिए कि इसको इस्तेमाल करे अपने मुखालिफिन या ऐसे जगह पर जहाँ पर कंट्रोवर्सी हो। तीसरी बात जो आपने की कि सदारती रेफरेंस, मेरे ख्याल में कि इस मौके पर सदारती रेफरेंस का लाना ये थोड़ा सा ओवर किलता या इमेच्योर्ड वो अप्रोच था, क्योंकि जाहिर है कि आइन में तो तय था कि खुफिया इंतखाब जो होगा वो तरीक़ेकार से होगा, लेकिन इस पर जितनी बहस हुई कि मुतनासिब नुमाइंदगी का सवाल सामने आ गया। दूसरी बात यह है कि पार्टी के जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थे उसके मुताबिक बात हो। खैर बात काफ़ी लंबी हो गई कोर्ट में और कोर्ट ने मुख्तलिफ जावियों से इसको देखा, लेकिन मेरे ख्याल में कि आइन में तो अपोजिशन को भी क्लियर गए, हुकूमत को भी क्लियर गए और अदालत को भी क्लियर है। रह गया है कथा कलामी की माजरत, मीर साहब से भी इसके ऊपर ओपिनियन ले लेते हैं। मीर साहब, क्या ये इमेच्योर डिसीजन था सदारती ऑर्डिनेंस का लाना? I don't think it was necessary really. Okay. ऐसी कोई नहीं है। देखे ना, हम तो वैसे ना तीतर है ना बटेर है। और भाई या तो तुम पार्लियामेंट्री इसको सिस्टम को तकड़ा करो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आओ। हमने यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इलेक्टेड प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं देखा। लोग जो जिससे डरते हैं ना ये पाकिस्तान में कि निजी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखो लेके आओ, ओ भाई मैं बात कर रहा हूँ इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स की। जो आपके पास प्रेसिडेंट्स आए वो इलेक्टेड नहीं थे, दे वर लेट्स पुट इट दिस वे पुट ऑन यू। तो आप इसको ट्राई तो करो। सक्सेस पॉलिटिकल सिस्टम का आज पूरे दुनिया के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है। इवन चाइना जो कि अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है वो भी प्रेसिडेंट उसने रखा हुआ है अपना।
तो मैं समझता हूं कि हम जो डिबेट यहाँ कर रहे हैं ना, ये शॉर्ट टर्म डिबेट है, शॉर्ट लिव डिबेट है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका क्या होगा, कौन सी पार्टी ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी। आप अपने पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो तकड़ा करो। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तकड़ा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा है कि देखो, आप दोनों के अंदर इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि आप उसको रिपेयर ही नहीं कर सकते। एक कोलिशन बनती है पीपल्स पार्टी और इसकी PMLN की, वो गवर्नमेंट ही चला सकते, वो स्प्लिट हो जाते हैं गवर्नमेंट के अंदर, सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो कि आपके पॉलिटिकल फ्रैक्चर्स हैं, फिशर्स हैं, और ऑपोजिशन के अंदर अब ये इकट्ठे हुए हैं। बिलीव मी, जब ये गवर्नमेंट आती है या दूसरी आती है, कुछ होगी, ये फिर लॉगरहेड्स हो जाएंगे। सारों के नजरिए अलग हैं। तो आज आपके सामने एक हुकूमत जो आई है, लेट इट वर्क इट आउट, लेट इट मूव अहेड एंड देन सी कि इन्होंने क्या डिलीवर किया है। बट हम प्री मैच्योर कर जाते हैं हर चीज को, जिसका आप जब भी ले लो, लेट्स पुट इट दिस वे, फॉर आर्गुमेंट सेक, PMLN आती है, हम उसको निकालने के चक्कर में, पीपल्स पार्टी आती है, उसको निकालने के चक्कर में, आज PTI है, इसको निकालने के चक्कर में। तो हम चाहते क्या है भाई? व्हाट डू वी रियली वांट? यहां से तो हम शोर और नारे लगा रहे हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। क्या आपका एक आम आदमी को पता है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है? आप बाहर जाके पूछें, एक एक बंदे को पता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है। हमारा थेरेटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट नॉट रियली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखें गरीब के साथ पुलिस स्टेशन में क्या होता है, देखें इनके साथ ये पेंशन्स के अंदर क्या होता है। ये होती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपके नहीं है। हम थेरेटिकली बड़ी बातें कर जाते हैं, लेकिन रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। आई एम सॉरी, रियलिटी बड़ी मुख्तलिफ है। पीजे साहब ने फरमाया कि रियलिटी बड़ी मुख्तलिफ है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, अगर वो देखने हैं तो वो देखना चाहिए कि गरीबों के साथ थानों में क्या होता है, या अगर वो पेंशन लेने के लिए जाते हैं तो क्या होता है। 3 मार्च को होने वाले हैं सेनेट के इलेक्शंस, देखना होगा कि क्या नतीजा निकलता है, और 18 मार्च को होंगे डस्का में रीपोलिंग। तो देखते हैं उधर का भी क्या नतीजा निकलता है, सियासी हालात किस नहज पे जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ मौजूद थे खुशनूद अली खान तजियाकार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ ही मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नजीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और PJ मीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैपिटल टुडे से दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।